सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ मिस्सो रिसीव 11 का पार्ट 10 लेके। जानता हूँ गाइस कि इस पार्ट के लिए मैं लेट हूँ, लेकिन गाइस फाइनली मैं ये पार्ट लेके आ चुका हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो बर्डमैन होते हैं ना, गाइस अभी तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। जो बर्डमैन होते हैं ना, वो पृथ्वी पे आते हैं और पाको को पूरा प्लान समझाते हैं, और वो जो गन होती है ना वो देते हैं और कहते हैं कि तुम पृथ्वी की रक्षा करना, और परमैन नंबर 1 को भी ये पूरे प्लान के बारे में बता देना। और ऐसे तरह से बर्डमैन अपने प्लेनेट पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी आर्मी लेके आना था। इस वजह से जो बर्डमैन होते हैं वो तो अपने प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो मिस्सू को कॉल करने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत घंटे बाद, यानी कम से कम 4-5 घंटे बाद मिस्सू अपने घर पे वापस आ जाते हैं। रात के करीब 9 बज चुके थे, और मिस्सू अपने घर पे वापस आता है और देखता है कि अपने बैच पे उससे मतलब कि वो देखता है कि उसके बैच पे एक कॉल आया था, और वो कॉल और किसी का नहीं, पाकू का था। सो गाइस, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे चला। जो मित्सुओ ने परमानेंट सेट पहना था, उस परमानेंट सेट के अंदर उसने एआई सिस्टम को ऐड कर दिया था। उसने अपने ऊपर एआई सिस्टम को हटा दिया था और परमानेंट सेट के अंदर ऐड कर दिया था। इसलिए उस एआई सिस्टम की स्कैनिंग की वजह से मिस्सो को पता चल जाता है कि उस बैच पे किसका कॉल आया था, और मिस्सो उस बैच को उठाता है और पाको को कॉल करता है और कहता है, हेलो पाको। फिर पाको कहते हैं कि अरे बेवकूफ़, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए तुम्हें पता है? और फिर मिस्सो कहता है कि हाँ हाँ सॉरी क्यों, मैं किसी काम की वजह से बाहर गया था। असल में मुझे मम्मा ने कुछ काम की वजह से मैं अपनी जो ग्रैंड मदर है ना मेरी, उसके घर गया था। मम्मा ने मुझे भेजा था इस वजह से। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम सुनो। फिर पाको कहती है कि रुको 1 मिनट, तुम्हारी बैच पे वो आवाज़ कैसी आ रही थी? फिर मिस्सू कहता है कि कौन सी आवाज़? फिर जो पाको कहती है कि वही आवाज़। वो क्या थी? हाँ, मिस्सू अभी बाहर गया है, ऐसी कुछ आवाज़ थी, ऐसी रोबोटिक जैसी कुछ आवाज़ थी। ऐसी आवाज़ तुम्हारे बैच से कैसे आ रही थी? फिर मिस्सू कहता है कि असल में अब मैं क्या जवाब दूँ, ऐसा वो अपने मन में सोच रहा था। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, असल में वो जो आवाज़ थी ना, वो असल में मैंने एक डिवाइस बनाया है। फिर सुमेरे कहती है कि डिवाइस? मुझे अभी भी तुम पे थोड़ा बहुत शक हो रहा है मित्सु। फिर मित्सु जो होता है ना, वो अपने मन में सोचता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा शातिर निकली, अब इसे क्या जवाब दूँ, मैं क्या जवाब दूँ। फिर मित्सु कहता है कि कैसा शक हो रहा है? फिर सुमेरा कहते हैं कि तुम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हुआ, और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि तुम्हें डिवाइस बनाते हुए, और मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं कि तुम्हें डिवाइस बनाने में शौक़ हो, या कोई भी मतलब कि गैजेट बनाने में शौक़ है। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा शातिर है, पता नहीं मैं ऐसे क्या क्या जवाब दूँ। फिर मिस्सू कहता है कि कुछ नहीं, वो शौक़ तो अपने आप आ गया। असल में मैं टीवी देख रहा था, और टीवी में एक गैजेट एक बंदा बना रहा था ना, उसे देख के मेरे को मतलब कि ऐसा लगा कि मैं खुद बनाऊँ, और इसलिए मैंने बनाया। फिर सुमिरा कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने बना दिया ये तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बना सकता कुछ भी? क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? फिर सुमेरा कहती है कि मैंने ऐसा तो थोड़ी कहा। फिर जो पाको होती है ना, वो कहती है कि अच्छा ठीक है, बताओ वो गैजेट किस प्रकार का है, वो तुमने कैसा गैजेट बनाया था? फिर मिस्सू जो होता है वो कहता है कि पता नहीं, अब मैं ऐसे क्या जवाब दूँ। फिर मिस्सू कहता है कि मैं अगर अभी तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें कल बता दूंगा, ठीक है? सो अभी मैं कॉल कट कर रहा हूँ, ठीक है बाय। और ऐसा करके मिस्सू कॉल कट कर रहा है, कॉल कट कर देता है। और जो सुमेरी होती है ना, पाको, वो कहती है कि अरे मिस्सू सुनो सुनो सुनो, कॉल मत करो, कॉल मत कट करो। और गाइस, वो देखती है कि कॉल कट हो चुका है। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है, और इससे मेरी कोई बात सुनने की भी मतलब कि फुर्सत नहीं है। पता नहीं यह पूरा दिन करता क्या रहता है।
अब तो ये मुझसे ज़्यादातर बात भी नहीं करता है। मुझे लगता है कि मुझे अब इसके घर जाके इसको मतलब कि सीधा करना पड़ेगा। और गाइस जो सुमिरे होती है ना वो पाको सेट पहन के निकल जाती है मित्सो के घर पे। फिर जो उसकी रोबोट कहती है कि पता नहीं इसे हो क्या जाता है, कभी गुस्सा हो जाती है, कभी मुस्कुराने लगती है, कभी इमोशनल हो जाती है, पता नहीं इसके रिएक्शन अचानक चेंज कैसे होने लगते हैं। और गाइस पाको की रोबोट जो होती है ना वो ऐसा कह के टीवी देखने लगती है। और जो मिस्सो देखता था, मिस्सो टीवी देखने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके साथ कुछ मतलब कि कुछ मिनट के बाद क्या होने वाला है। और जो मिस्सो होता है वो आराम से टीवी देख रहा होता है। और गाइस वहाँ पे खिड़की पे पाको आ जाती है और कहती है कि हेलो मिस्सो। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो टीवी देखने में इतना मशगूल होता है ना कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि किसने आवाज़ लगाई। फिर मिस्सो कहता है कि हेलो, और गाइस वो ऐसा कह के टीवी देख रहा होता है। और जो मिस्सो कहता है कि पता नहीं आज भी किसने आवाज़ लगाई। और गाइस मिस्सो देखता है खिड़की पे कि पाको थी। और गाइस मिस्सो की तो भाई सांसों मतलब कि सांस अटक जाती है और कहती है कि पाको तुम यहाँ पे कैसे। फिर जो पाको कहती है कि पहले ये बताओ कि तुमने मेरा कॉल कट क्यों किया। फिर मिस्सो कहता है कि मैंने कॉल कट किया उसके लिए तुम अपने घर से सीधा यहाँ पे आ गई। तुम्हें पता नहीं हो क्या जाता है, सिर्फ एक कॉल कट करने पे तुम यहाँ पे आ गई। फिर पाको कहती है कि मैं कॉल कट करने पे नहीं आई हूँ, असल में बात कुछ और है, तुमने मेरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। फिर विश्व कहता है कि क्या बात हो सकती है, तुम्हारी तो वही बकवास करना, बस यही बात हो सकती है तुम्हारे लिए तो। फिर पाको कहती है कि क्या कहा तुमने, और गाय जैसा कह के उसका कॉलर पकड़ लेती है। फिर मुझसे कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पता नहीं इसे बार बार गुस्सा क्यों आ जाता है, ऐसा अपने मन में सोचता है मिस्सू। और फिर जो पाको होती है वो कहती है कि ठीक है मैं सीधी पॉइंट पे आती हूँ। और गाइस जो पाको होती है ना वो सारी बात बता देती है मिस्सू को। और जो मिस्सू होता है ना वो भी सारी की सारी बात सुन लेता है। और जो बर्डमैन की बात पूरी सुनने के मतलब कि बर्डमैन ने जो कहा था ना वो सब कुछ पाको ने मिस्सू को बता दिया था। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि क्या मुसीबत आने वाली है, लेकिन क्या। फिर जो पाको होती है वो कहती है कि वो तो बर्डमैन ने नहीं बताया, लेकिन हाँ हमें उस मुसीबत को संभाल मतलब कि उस मुसीबत से इस जो प्लेनेट है ना अर्थ उसको बचाना पड़ेगा क्योंकि वो मुसीबत बहुत बड़ी हो सकती है। और जो परमैन होता है ना वो कहता है कि हाँ मैं अपनी आखिरी सांस तक पृथ्वी के लिए लड़ूंगा। और गाइस मिस्सू का ये कॉन्फिडेंस देख के सुमिरे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत। और वो कहती है कि हाँ परमैन मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जो मिस्सू कहता है कि तुम अगर साथ हो तो ये लड़ाई हम पक्का हारने वाले हैं। तो पाकू कहती है कि क्या कहा। फिर मिस्सू कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मिस्सू बड़बड़ाता है और कहता है कि गुस्सा मुझ पे दिखाने के बदले उन दुश्मनों पे दिखाओ। और गाइस जो मिस्सू मेरे कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, जरा जोर से बोलो। फिर मिस्सू कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर पाकू कहते हैं कि वो डिवाइस कौन सा था। फिर मिस्सू कहता है कि अब यार इसे डिवाइस कहाँ से ला के दूँ। फिर मिस्सू कहता है कि वो तो ख़राब हो गया और टूट गया इसलिए मैंने कचरे में डाल दिया। फिर पाकू कहती है कि क्या टूट गया ख़राब हो गया, लेकिन वो तो सही काम कर रहा था ना, तुमने कुछ ऐसा कुछ बनाया था कि जिससे आवाज़ आ रही थी कि मिस्सू अभी बाहर गया था। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ वो तो सिर्फ मैंने टेम्परेरी बनाया था कि किसी का भी कॉल आए तो ऐसी आवाज़ निकले उसके अंदर से। फिर जो पाकू कहती है कि अच्छा ठीक है, और गाइस वो अपने घर चली जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो रोबोट था ना वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका था। और गाइस वहाँ पे उस रोबोट को भेजने वाला जो बंदा था ना उसने गाइस पूरी प्लानिंग कर दी थी अटैक करने की। जी हाँ गाइस उसने पूरी प्लानिंग कर दी थी। वो कह रहा था कि सबसे पहले वो अर्थ पे अटैक करेगा। अगर वो रोबोट को पता चलता है कि अर्थ के अंदर वो स्पेसशिप अभी भी मौजूद है, यानी वो जो थी स्पेसशिप वो, तो उसे पता चल जाएगा कि उसी पृथ्वी के अंदर उस स्पेसशिप के अंदर वो वेपन है जो उसे चाहिए, जो उस बंदे को चाहिए। इसलिए वो बाद में पृथ्वी पे अपनी पूरी आर्मी भेज के पृथ्वी पे अटैक करने वाला था। गाइस उसने पूरी प्लानिंग बनाई थी ऐसे। और गाइस वो जो रोबोट था ना वो पृथ्वी के नज़दीक आके पूरी पृथ्वी को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वो जो स्पेसशिप है ना वो पृथ्वी के अंदर ही है। और गाइस हम देखते हैं कि
वो अपने जो बॉस है ना उसे सिग्नल भेजता है और कहता है कि यस सर, ये जो स्पेसशिप है ना वो पृथ्वी के अंदर ही है, आप बताइए क्या करें। फिर जो वो बॉस होता है ना वो कहता है कि मेरा शक सही निकला। और गाइस वो उसके पृथ्वी पे अटैक करने से पहले अपनी पूरी सेना को मतलब कि आदेश दे देता है कि पृथ्वी पे जल्द से जल्द अटैक करने की शुरुआत की जाए। फिर उसका सेनापति आता है और कहता है कि बॉस, हमारी पूरी आर्मी तो रेडी है, सिर्फ आपके आदेश की ज़रूरत है। फिर जो बॉस होता है वो कहता है कि ठीक है, मैंने आदेश दे दिया है कि पृथ्वी पे अटैक किया जाए और बीच में कोई भी प्लेनेट की आर्मी आए उसे उड़ा दिया जाए। फिर जो वो सेनापति यानी वो जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है सर। और गाइस उस रोबोट को भी आदेश दे दिया जाता है कि पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा भारी तबाही मचा दी जाए। और वो जो बॉस कहता है कि पृथ्वी पे मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और उन सारे बंदों को हम अपना गुलाम बना के रखेंगे। फिर जो वो असिस्टेंट होता है ना वो कहता है कि हाँ सर, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और गाइस हम देखते हैं कि वो जो रोबोट होता है ना वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। और वो ऐसा रोबोट था ना जिसको कोई भी रडार, कोई भी सैटेलाइट या फिर पृथ्वी की कोई भी कैमरा उसे पकड़ नहीं सकता है। और वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह के बहुत ज़्यादा मतलब कि कम से कम 9 बज जाते हैं सुबह के। और उसने पूरी रात पृथ्वी के आसपास स्कैनिंग की थी और उसके बाद वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करके पृथ्वी के मतलब कि जो जापान है ना उसके ऊपर आ जाता है। जापान का जो पहाड़ था ना वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि इसी कंट्री के अंदर वो स्पेसशिप है। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे तबाही मचानी होगी और तभी जाके मैं उस स्पेसशिप को हासिल कर सकता हूँ। वो स्पेसशिप बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसलिए मैं उस स्पेसशिप को ढूंढ नहीं सकता हूँ यहाँ पे। और मैं उस स्पेसशिप के पास भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि अगर मैं उस स्पेसशिप के पास भी जाऊँगा ना तो वो मेरे चिथड़े चिथड़े उड़ा के रख देगी। और गाइस वो जो रोबोट होता है ना वो क्या करता है कि अपने जैसे मतलब कि 2 और रोबोट को मतलब कि बनाता है। जी हाँ गाइस, अपने जैसे। और वो ऐसे करके पूरी रोबोट की सेना बनाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। मिस्सू को जिस लोगों ने स्पेसशिप दी थी उसी प्लेनेट के मतलब कि साइंटिस्टों ने इस रोबोट को बनाया था। और इस रोबोट की खासियत ये थी कि ये अपने जैसे मल्टीपल रोबोट को बना सकता है, लेकिन उसकी कुछ हद थी गाइस। वो 1000 से ज़्यादा रोबोट्स नहीं बना सकता है क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके कितनी भी मतलब कि रोबोट बना सकता है, लेकिन मिनिमम 1000 मतलब कि मैक्सिमम 1000, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। और गाइस बेशक इस रोबोट को बनाया था उस प्लेनेट के साइंटिस्टों ने, लेकिन ये जो रोबोट है ना वो अच्छा बनने के बदले बुरा बन गया। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ के साइंटिस्टों में से 2 साइंटिस्ट, इस जो बॉस था ना जिसने मतलब कि इस रोबोट को पृथ्वी पे भेजा है, बस उसी के मतलब कि 2 लोग थे और उन्होंने मतलब कि रोबोट को अच्छा बनाने के बदले बुरा बना दिया था। और जो रोबोट था ना उसे इस वाले प्लेनेट को दे दिया था। सो आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। और वो जो था ना उसने कम से कम अपने जैसे 100 रोबोट्स को बना दिया था गाइस। अपने जैसे मतलब अपने से छोटे, बट जो पावर्स थी ना गाइस उन सारे रोबोट के अंदर वो बिल्कुल उसके जितने की जितनी ही थी। मैं कह सकता हूँ कि उनके बराबर की ही थी, ऐसा ही कह सकते हो आप लोग। लेकिन वो थोड़े छोटे थे गाइस वो सारे रोबोट। आप कह सकते हो कि एक ह्यूमन की साइज़। और जो मेन रोबोट था ना वो तो बहुत बड़ा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था गाइस। और हम देखते हैं कि वो सारे रोबोट्स को वो आदेश दे देता है कि तबाही मचाई जाए। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना वो सो रहा होता है। और गाइस मिस्सू के बेड पे अचानक कॉल आती है और मिस्सू की नींद खुल जाती है अचानक। और गाइस जो पाको होती है ना वो कहती है कि मिस्सू जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। फिर मिस्सू कहता है कि क्या हुआ। फिर जो पाको होती है ना वो कहती है कि ज़रा बाहर देखो। फिर मिस्सू कहता है बाहर क्या। और गाइस मिस्सू जो बाहर देखता है ना उसके हाथ से बैच नीचे गिर जाता है।
वहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही मची थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तक नीचे गिर चुकी थी। बहुत ज़्यादा तबाही, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था जापान के अंदर। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस आज वैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी गाइस मैंने टाइम निकाल के ये स्टोरी बना दी है। सो प्लीज़ गाइस इस स्टोरी को सपोर्ट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।